निर्माता। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। बंगाल में भय भ्रष्टाचार का सियासी मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। घुसपैठियों के खिलाफ लगातार आक्रामक है बीजेपी। एसआईआर पर सड़क से तक संघर्ष करने वाली टीएमसी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को बंगाल में सबसे बड़ा उसने मुद्दा बनाया। तो सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश उन्होंने की। जुवेनाइल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जाहिर है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का सियासी संघर्ष भी जमीन पर लड़ा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के ममता सरकार में बंगाल भय भ्रष्टाचार और घुसपैठ का बुरी तरह शिकार हुआ है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा कई मामले में खास है। अगले महीने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। जाहिर है प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी को अपने एजेंडे पर जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि राज्य में टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में विकास रुक गया है। केंद्र सरकार की शुरू की गई सभी गरीब कल्याण योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई है। अमित शाह ने कहा कि अगले साल जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो हम बंगाल की विरासत और संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बंगाल की भूमि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहाँ के एक बड़े नेता थे। पिछले दिनों बीजेपी के महामंत्री बीएल संतोष ने कहा था कि बंगाल हमारे लिए सत्ता की लड़ाई नहीं, बंगाल हमारे लिए सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। भारत को बचाना है तो बंगाल बचाना जरूरी है। यानी बीजेपी के लिए बंगाल सीमावर्ती इलाके के डेमोग्राफी चेंज सबसे बड़ा मुद्दा है। बंगाल में कानून व्यवस्था की गिरती हालात के बीच बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक दंगे कई इलाकों में अल्पसंख्यक बने हिंदू समुदाय के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाते हैं। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक दंगों का जख्म अभी मिटा नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ऊपर तुष्टीकरण के आरोप को खारिज करते हुए दावा करती हैं कि वे ट्रू सेकुलर हैं, सच्ची सेकुलर हैं, और वो दुर्गा आंगन भी बताती हैं तो जगन्नाथ धाम भी बनाती हैं। लेकिन अमित शाह उनके इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि ममता जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हैं। उनके एक सहयोगी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। ममता मंदिर बनाने का दावा कर रही हैं, तय जनता को करना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के शासन में भय भ्रष्टाचार कुशासन बंगाल की पहचान बन गया है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार बंगाल में हो रही घुसपैठ को रोकने में नाकाम रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह बंगाल विरोधी बातें कर रहे हैं। भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है,
5 जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि अमित शाह को बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। मैं तो पूछना चाहूंगा कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, झारखंड में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। उनको तो उदाहरण देखना चाहिए था कि हमने झारखंड में इतने पकड़े, बिहार में उन्होंने एसआईआर की, उनकी सरकार है, बताना चाहिए था कि कितने घुसपैठिए पकड़े। तो इन बातों का अगर वो जवाब दे तो ज्यादा वाजिब होगा, मैं समझता हूं। और बीजेपी नेता बीएल संतोष ने कहा कि बंगाल हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it done. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। तो सभी का स्वागत है। सौरभ सिकदर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का रुख रखेंगे। भास्कर सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ जुड़े, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रसेनजीत जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा, आपके साथ आपसे मैं एनालिसिस पर पूछूं उससे पहले मैं प्रसेनजीत के पास जाऊंगा और यह समझने की कोशिश करूंगा कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितनी सियासी गर्मी पैदा कर गई है पश्चिम बंगाल में, कैसे इसको देखते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स उठाए और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो टीएमसी को एक्सपोज करने की कोशिश की अमित शाह ने। पहली बात तो यह है कि अमित शाह ने एक दिशा दे दी है बंगाल बीजेपी के लिए कि आने वाले जो चुनाव है जो 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 महीने में चुनाव नहीं है, 3-4 महीने में, जैसे उन्होंने बताया कि अप्रैल 15, 2026 नई सरकार। तो आज दिसंबर अंत में खड़े होकर हम बता सकते हैं कि 4 महीनों में चुनाव ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास वक्त नहीं है, मतलब हम पत्रकारों के पास, जाहिर सा बात है राजनीति और राजनेताओं के पास भी वक्त नहीं है। तो एक दिशा दे दिया है बीजेपी नेताओं के लिए और बीजेपी समर्थकों के लिए कि क्या बीजेपी का दिशा होने वाला है। और उन्होंने जो बात बताया उसमें जो कुछ भी है उसमें एक ऐसा शब्द भी है जो एक बिहार की जैसा एक गुंडाराज का भी दिशा दे दिया है उन्होंने, जो काफ़ी खतरनाक है। एक इन्फिल्ट्रेशन का बात भी उन्होंने कह दिया है जो काफ़ी खतरनाक है। और जैसे 2 दिन पहले बीएल संतोष जी ने कहा था कि ये कोई 19वां या 20वां बीजेपी के लिए प्रदेश नहीं है, ये देश को बचाने के लिए। और आप भास्कर जी का नाम लिए हैं और मैं जिस जगह पे हूँ उसका आजू बाजू में भास्कर जी का घर है। और जब आप भास्कर जी से बात करेंगे तो भास्कर जी को पूछिएगा कि उसके घर की पीछे की तरफ क्या स्थिति है, किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह की लोगों की तादाद वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। वो टीवी डिबेट में कितना दूर तक कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद बाहर निकल के क्या कहेंगे वो पूछ लीजिएगा। तो ये स्थिति बंगाल में है। बिहार की क्या बात है या बाहर की क्या बात है, तो बंगाल में चुनाव की गर्माहट पूरी तरह से है। और अभी फिलहाल बांकुड़ा की एक जगह पे ममता बनर्जी अमित शाह जी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि किसी तरह से अभी एसआईआर की जो सुनवाई है ये सुनवाई को बंद करवाने की कोशिश पूरे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किसी ना किसी तरह ये कोशिश ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। जो मेरे तरफ से, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे तरफ से ये इंफॉर्मेशन पक्का है। एक बार देश में पहली सीईओ है मनोज अग्रवाल जिसको Y+ सिक्योरिटी देना पड़ा,
और कल जिस तरह से सी मुरुगन के ऊपर हमला कराया जाने की कोशिश किया गया, आज या आगे 2-1 दिन में ये और ज्यादा किया जाएगा कि किसी न किसी तरह ये सुनवाई को बंद कराया जाए। ऐसा स्थिति है जिसमें अमित शाह ये 3 दिन के सफर में कोलकाता में है। जी, निश्चित तौर पर ये 3 दिन के दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद सभी की निगाहें इस पर हैं। पहले दिन जिस तरह से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये देखने वाली बात है। विनोद जी, आपने कुणाल घोष की बात सुनी होगी और आपने अमित शाह को जाहिर तौर पर सुना है। आपको लगता है कि ये जिस तरह से अमित शाह ने एक एक्सपोज करने की कोशिश की टीएमसी को, वहीं कुणाल घोष ने एंटी बंगाल का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी यहाँ पर एंटी बंगाली जो सेंटिमेंट्स है उनके विरोध में खड़ी दिखती है। आप किस तरह की सियासत देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? निखिल, अभी जो प्रसेनजीत बता रहे थे, आप उनकी बात को समझिए कि वो कह रहे थे कि अमित शाह का 3 दिन का ये दौरा है और पश्चिम बंगाल में आप अमित शाह जिस समय में हैं, उस समय में बंगाल में स्थिति एसआईआर को लेके किस तरह से टीएमसी का वो सारा कुछ तांडव चल रहा है। लेकिन अमित शाह वहाँ एक गृह मंत्री, भारत सरकार वहाँ बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बीजेपी के नेता होने के कारण जो उन्होंने जो अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है, वो पॉलिटिकल एजेंडा मैं कहता हूं कि बिहार के बाद ये जो चुनावी संग्राम होने वाला है, उस बंगाल के लिए अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा आज तय कर दिया है। बीजेपी का एजेंडा ये है कि वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो पार्टी बीजेपी है, जिसका अमित शाह ने अपने भाषण में 2 बार जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो पार्टी बीजेपी है जो पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए पार्टीशन के समय में सबसे मुखर रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आपने बीजेपी के एक बड़े नेता महामंत्री का बीएल संतोष का बाइट सुनाया है, जो कहते हैं कि हम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता पाने का बीजेपी का संघर्ष नहीं है, ये सभ्यता बचाने का संघर्ष है। तो ये बड़ा एजेंडा आज टीएमसी के सामने में है कि जिस तरह का हालात बांग्लादेश में है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कई जिलों में डेमोग्राफी को लेके एक बड़ा सा एक लोगों में एक संशय, भय जैसी स्थिति बनी है, इसलिए अमित शाह ने भय और भ्रष्टाचार कहा है। मुझे लगता है इस एजेंडे पे ही टीएमसी को जवाब देना पड़ेगा, बाकी उसके और एजेंडे शायद इस बार काम नहीं करेगा। जी, भास्कर सिन्हा जी, अगर आपसे समझना चाहे, जिस तरह से अभी प्रसेनजीत जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है और आप शायद इसको बहुत बेहतर तरीके से एहसास कर सकते हो, वो बेहतर तरीके से जानते हैं आपकी रिहाइश और बाकी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका ये कहना है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको जोड़ेंगे अमित शाह ने जिस तरह से आज टीएमसी पर प्रहार किया, कितनी मुश्किल में है टीएमसी, क्योंकि बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। बीजेपी तो एजेंडा कब से तैयार कर रहे हैं। अमित शाह जी बंगाल में आए हैं और इस मौसम में बंगाल में खजूर का गुड़ बहुत बढ़िया मिलता है, जरूर वो खाएं, संदेश खाएं, हरी कचौरी, हरी सब्जी और हरी मटर का कचौड़ी बनता है, वो मटर का कचौड़ी हो जाए। हाँ, हरी मटर का कचौड़ी, ये सब बहुत बढ़िया खाने का चीज अभी सर्दी में मिलता है बंगाल में, तो वो सब खाए और हम लोग को मौज करें सब और फिर वापस जाएं। देखिए, चुनाव के बारे में अमित शाह जी 2021 में कुछ बोले थे, वो व्यर्थ हुए, वॉज टोटली फेल्यूर। अब बंगाल को समझने के लिए बहुत दिन लगेगा, बंगाल को समझ नहीं पाए बीजेपी के लीडर लोग। बंगाल क्या चाहते हैं, ये घुसपैठिया बोल के बिहार में एसआईआर के टाइम भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। हम तो एक बार बोल रहे हैं कितने सारे घुसपैठिया है, उसका आंकड़ा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, क्या है, रोहिंग्या है। तो घुसपैठिया की समस्या है या नहीं, डेमोग्राफी चेंज है नहीं, ये तो आप ही बताइए सर। डेमोग्राफी चेंज है या नहीं? डेमोक्रेसी क्या है? हमको तो हमें घुसपैठिया कहां पर क्या जो आंकड़ा दे रहे हैं हमें तो नहीं लगता है। और अमित शाह जी क्या बोले, अब से हम रोकेंगे, इतना दिन सो रहे थे नहीं, इतने दिन की तो उन्होंने बताई कि बॉर्डर फेंसिंग से लेकर के और कितनी बातें बताई, जमीन देने को तैयार नहीं आप लोग। अरे बॉर्डर फेंसिंग का देखिए, बॉर्डर सुनिए बॉर्डर का फेंसिंग जो बोल के, अच्छा, असम से कितने सारे घुसपैठिया घुसते हैं,
बांग्लादेश के लोग आसाम से नहीं घुसते, बंगाल से ही घुसते हैं। दूसरा बात यह है कि बॉर्डर फेंसिंग के अलावा बॉर्डर को सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सर्विलेंस रहता है, कैमरा रहता है, बहुत सारे चीज रहता है ऐसे कि सिर्फ बॉर्डर में वो लगा दिए, कोई सलाखा लगा दिए, वो बॉर्डर सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। सर कुल मिला के सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज एक समस्या है कि नहीं, घुसपैठिया एक समस्या है कि नहीं? तो अगर वो कह रहे हैं कि तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा देखिए 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ और कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। 10 साल में 2021 में होना चाहिए था, 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, आज भी सेंसस नहीं हुआ। तो आप सेंसस नहीं होने से आपके पास आंकड़ा कैसे आएगा? कैसे आप कह सकते हैं कि कितने मतलब डेमोक्रेसी कैसे चेंज हो गया? हमने देख के तो पहचान नहीं पाते हैं कौन क्या है, कहाँ है, क्या है, और हमारे पास ये सबूत नहीं है कि यहाँ का लोग आ गया, उधर के लोग आ गया। तो ये अगर आंकड़ा है तो उसको वो बोलने से क्या, बोलने से हम तो जान पाएंगे। गृह मंत्री ठीक है, आप यानी पश्चिम बंगाल में किसी तरह की डेमोग्राफी चेंज या घुसपैठियों को देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। जब तक सेंसस होकर के लिखित रूप में आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप नहीं मानेंगे, आपका ये कहना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, ये सभी लोग सुन रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन बीजेपी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से एंटी बंगाल का नैरेटिव बनाया जा रहा है आपके खिलाफ में, यानी बीजेपी के खिलाफ में, कैसे इसको काउंटर करेंगे? और ये जो सारा मुद्दा डेमोग्राफी चेंज से लेकर के घुसपैठिया है, उसको तो हवा में उड़ा देते हैं टीएमसी के लोग, कहते हैं कि मुद्दा ही नहीं है। देखिए, ये जो नैरेटिव के बात आप कह रहे हैं, ये नैरेटिव कोई बंगाल का लोगों ने सेट नहीं किया, ये तृणमूल कांग्रेस और उसका मुखिया ममता बनर्जी ने सेट किया। आज देखने लायक था जब बांकुड़ा के एक मीटिंग से अमित शाह जी का जस्ट प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद जब ममता बनर्जी बोलने चालू किया, इतना बौखलाई हुई थी, इतना डरी हुई थी उसका बॉडी लैंग्वेज कि अमित शाह जी को उसने क्या बोला कि दुशासन, दुर्योधन बोल के इसने बातचीत स्टार्ट किया। मतलब देखिए, बंगाली एंटी बंगाली का क्या नैरेटिव है? बीजेपी का प्रतिष्ठा था तो बंगाली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज जो जनसंघ प्रतिष्ठा किया था, बीजेपी वही से निकला हुआ है। और आज भी एक छोटे से छोटे पार्टी ऑफिस में किसी भी राज्य में चला जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का फोटो मिलेगा वहां पे, जिसमें पूजा किया जाता है। तो इससे बड़ा जो ये बंगाली विरोधी का जो तकमा देने चाह रहा है, ये अपने आपस में बात करे और अपने आपस में खुश रहे। बंगाल के लोग इस शासन से मुक्ति चाहते हैं। और जो अमित शाह जी ने आज बोला है कि ये जो तोलाबाजी चल रहा है, ये जो सिंडिकेट राज चल रहा है, ये जो चोरी चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बंगाल के आम लोग इसमें तंग आ गया है। तो इसीलिए आज खाली पुलिस को देख के इसको सरकार चलाना पड़ रहा है। हम बंगाली खाली भाजपा के साथ नहीं है, बंगाली इस बार का चुनाव में एकदम द्वार खोल के भाजपा को स्वागत करने के लिए तैयार है। इसीलिए अमित शाह जी ने आज बोला है कि 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग जीतेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एंटी बंगाली नैरेटिव का चिंता तृणमूल करे। हम तो 2026 में हम तो सरकार बनाने का चिंता करेंगे। ख्वाब देखना अच्छा है, दिन में ख्वाब देखना ठीक नहीं है। रात को इसीलिए कोई बात नहीं, तो जनता तय कर देगी। अभी उस ख्वाब के बारे में नहीं जाते, उसके बारे में नहीं जाते। लेकिन भास्कर सिन्हा जी सीधा सवाल कि डेमोग्राफी या जो घुसपैठिया का मुद्दा है, ये कितना बड़ा चुनाव मुद्दा होने जा रहा है? आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोगों को काम करना चाहिए था? डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ये हम लोग कैसे माने? इसी चीज को मानने के लिए हम डेमोक्रेसी का हिस्सा क्या है, सेंसस से मिलता है। अब सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है नहीं, 2011 के पास बीजेपी मुद्दा बनाते। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था। ठीक, ममता बनर्जी डर नहीं गए, लेकिन आप गुड़ का संदेश जरूर खिलाइएगा। बीएलओ के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? ये तो आपका डर का नतीजा है ना। ये जब सीधी रास्ते से नहीं जीत पाएंगे तो मार के छीन नहीं होगा। सेंट्रल फोर्स रहेगा, एक का टांग तोड़ दिया जाएगा जो कानून के बीच में आएगा। ठीक है सर। इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। विनोद मिश्रा जी दरअसल ये समझना चाह रहे थे कि प्रसेनजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रसेनजीत जी।
नहीं भास्कर, मैं आपको एक बात, एक छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी सवाल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी किस हैसियत से उस दिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपने जो समर्थक है उनको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो माइक्रो ऑब्जर्वर बने हैं उनका घर का पता ढूंढने के लिए बताई थी। ये आप इस सवाल का जवाब दीजिए तो किस हैसियत से। वाह, अरे ठीक है, मुझे सवाल का जवाब बनाओ, करें, स्वागत करें, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ठीक बात है। ममता बनर्जी जितने दिन राजनीति कर रही है, मैं उतना दिन पत्रकारिता कर रहा हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मुझे कई बार ये लगता है प्रसन्न जी और भास्कर सिन्हा जी, आप दोनों लोग इस बात को माइक्रो ऑब्जर्वर को स्वागत करने की काम ममता बनर्जी का नहीं है। सुनिए तो प्रसेन जी, आप भी सुनिए और भास्कर जी आप भी सुनिए। दरअसल ये कई बार आप लोगों को लगता है कि आपने जो कहा, जो प्रसेनजीत ने सवाल पूछा तो हमने उसका जवाब दे दिया, जी वो तो स्वागत करने के लिए। जनता बहुत समझदार है। पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, वो पश्चिम बंगाल का इतिहास इस देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता भी जानती है। तो जब आप एड्रेस पूछते हैं और कहते हैं कि हम स्वागत करने के लिए कर रहे थे, तो पब्लिक सब कुछ समझती है सर। तो आपका जवाब तो आ गया, आपका जवाब आ गया स्वागत करने के लिए। मैं विनोद मिश्रा को इस पर लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं करके उन्होंने भेजा है, हम लोग तो वो तो है, हम तो पहचानते नहीं है। नहीं ठीक है, पहचानने की जरूरत क्या है भास्कर जी, उसमें कौन सी रिश्तेदारी निभानी है, पहचानने की जरूरत क्या है, उनका घर जानने की क्या जरूरत है सर। इतना बुद्धू मत समझिए किसी को, इतना नहीं, एक मिनट विनोद जी आ रहे हैं। ऐसा है, इतना बुद्धू किसी को समझने की जरूरत नहीं है, इतना मूर्ख समझने की जरूरत नहीं है कि हम जो कुछ कहते रहेंगे वही लोग मान लेंगे। जनता बहुत समझदार है। भला विनोद मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि डेमोग्राफी और ये जो घुसपैठिया का जो मुद्दा है, ये इलेक्शन में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि उसको सिरे से खारिज इस तरह से कर रहे हैं कि जिस सेंसस नहीं हुआ इसलिए नहीं मानते। तो क्या टीएमसी के मन में कोई डर बैठ गया है इस मुद्दे को लेकर के? भास्कर जी, मैं तो सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। अभी बिहार के चुनाव हुए हैं और पूरे बिहार के कैंपेनिंग में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, पूरे पार्टी इंडिया गठबंधन आपकी थी उस समय में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में बिहार में वोट चोरी से लेके और वोट अधिकार यात्रा तक, वो बिहार में लगभग 20-25 दिन चला था। बिहार के लगभग 70 से लगभग 60 जिले में कह रहा हूँ कि वो पूरे जिले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आपके सीपीएम सीपीआई के नेता के साथ शायद टीएमसी के नेता उसमें नहीं थे। तो ये सारे लोगों ने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे ही प्रहार किया था, इलेक्शन कमीशन को ही आपने टारगेट किया था। लेकिन बिहार की एक भी जनता कभी आके ये नहीं बताई कि मेरा वोट कट गया है, या वोटर लिस्ट का जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आया तो बिहार के कहीं जगह पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लेम नहीं किया कि उसका वोट कटा है। ममता बनर्जी की बौखलाहट वही बिहार वाली है। आप सीधे सीधे एसआईआर के मुद्दे पे आज सीधे सीधे राहुल गांधी तो शब्दों के प्रहार कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी और आपकी टीएमसी पार्टी जो है वो तो मैन हैंडलिंग, क्या तो इलेक्शन कमीशन को धमका रही है। वो तो आप सोचिए, कल जो अभी प्रसेनजीत बता रहे थे सॉरी, माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ी पे किस तरह का हमला हुआ था, तो आप डरा रहे हैं वहां और आप कह रहे हैं कि हम स्वागत करने के लिए वहां बैठे थे। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके डराने से और डरने से काम नहीं चलेगा। ये देश की संप्रभुता है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो अगर वहां बंगाल में काम करने गई है संस्था, आप ममता बनर्जी के धमकी से वहां संस्था नहीं रुक जाएगी। तो ये कल्चर जो आपका टीएमसी का है, वो टीएमसी कल्चर पे ब्लॉट है। यही बात अमित शाह कह रहे थे। नहीं भास्कर जी, आपका जवाब आ गया। भास्कर जी, आपका जवाब आ गया। आपने कहा जनता हमला कर रही है, मैं सुन लिया, जनता भी इसको सुन रही, जो दर्शक लोग भी सुन रहे हैं। सुनिए तो, आपने कहा कि जो जनता हमला कर रही तो क्या करें, आपने कहा कि जनता हमला कर रही तो क्या करें। सुनिए तो, पहले सुन लीजिए। आपने कहा जनता हमला कर रही है। ये दर्शक और इस देश के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमला कौन कर रहा है। जब सामने लेकर आना होता है कि हमारा नाम कट गया है, उन ऐसे लोगों को सामने लेकर आइए, तो एक आदमी नहीं आता और हमला करने के लिए जनता निकल कर आ रही है। तो जनता को बार बार मैं कह रहा हूं कि मूर्ख मत समझिए। मैं सौरभ सिकदर के पास आऊंगा। सौरभ सिकदर, एसआईआर की मुखालफत, सीओ से लेकर के जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक भयाक्रांत माहौल में काम करने के लिए विवश करना, ये आपको लगता है कि ये
ये जो पश्चिम बंगाल की जो एक जनता है वो इसको देख रही है, और ये इलेक्शंस में ये भी अपने आप में एक एजेंडा बन के उभरेगा, ये भी अपने आप में एक मुद्दा बन के उभरेगा। देखिए, एसआईआर का जब घोषणा हुआ था तो कलकत्ता शहर में हम लोग देखे थे एक बहुत बड़ा एक मिছিল निकला था, एक रैली निकला था, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों था, और दोनों का कहना यह था कि बंगाल में एसआईआर नहीं करने देंगे। और वही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एसआईआर का फॉर्म भी भरना पड़ा, उसका प्रोसीड्योर भी पूरा करना पड़ा, तो खुद को करना पड़ा, बाकियों को कैसे रोकेंगे जी। तो इसीलिए ये लोग देखिए, ये जो फॉल्स वोटर इनके है, ये नाम जैसे बात चला जाएगा, आपको उदाहरण के तौर से मैं बता, जो भवानीपुर केंद्र है जहां से ममता बनर्जी खुद खड़ी होती है, बाई इलेक्शन में इस बार जीत के आई है, लेकिन जो मेन 2021 का इलेक्शन हुआ था वहां हम जो वोट से हारे थे, और इस बार एसआईआर में जो नाम बात चला गया है उससे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है प्रसन्नजीत, आखिरी कमेंट्स आपके चलते चलते मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है दरअसल एसआईआर की मुखालफत से लेकर के, और ये जो पूरा अभी तक प्रकरण चला है, ये घुसपैठिया और जो डेमोग्राफी चेंज है, इसके अलावा ये भी अपने आप में क्या मुद्दा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के सामने? नहीं, देखिए, अभी जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक झूठ फैलाया जा रहा है कि बुजुर्ग लोगों को आना पड़ रहा है। मैं भास्कर को ये पूछ के इस आपके डिबेट को खत्म करना चाहता हूं कि बुजुर्ग लोग वोट नहीं देने जाता है क्या? बुजुर्ग लोग बैंक नहीं जाता है क्या? बुजुर्ग लोग उनकी दुआरे सरकार में नहीं जाते हैं क्या? बुजुर्ग लोग पंचायत नहीं जाते हैं? चुनाव आयोग का ये फैसला है कि जो 85 की ऊपर है उनके घर में जाके वोट लेते हैं, और इसमें जिसे सुनवाई है, सुनवाई के लिए भी घर जाएंगे। ये झूठ फैला जा रहा है, और इसका जो आईपैक बोल के जो एजेंसी है उसकी तरफ से पहले से इसको ठीक करके फिर एजेंसी को फिर मीडिया को दिया जा रहा है। ये भास्कर जैसे लोग और बाकी जो यूट्यूबर है इसको भेजा जा रहा है, और ये तीन चार मीडिया और 3-4 यूट्यूबर से ये मैसेज भेजा जा रहा है कि कुछ बुजुर्ग को हैरास किया जा रहा है, कुछ बुजुर्ग को लिया जा रहा है, कुछ बुजुर्ग को ये किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी तरह से पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, पूरे एसआईआर को बंद करवाने के लिए ये तरीका अपनाया गया है, जो फेल करेगा और फेल करना ही है। जी मुझे निखिल आखिर में मुझे कहना था। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अपनी चर्चा को यही विराम देंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन ये भी साथ ही साथ यहाँ देखने की बात है कि क्या फॉल्स और फेक नैरेटिव चलाया